हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम शंकर में। तो हम लोग क्या चल रहे थे, भारत और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। और इसके पहले एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है फ्रेंड, तो आज का हमारा ये लेक्चर नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे, तो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, है ना। कि वो जो था वो बंगाल का प्रथम क्या था, गवर्नर था। ठीक है, क्या था, गवर्नर था, सिर्फ गवर्नर था। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर कौन था फ्रेंड, वह था रॉबर्ट क्लाइव। और वो जो था कब से कब तक रहा था, तो वो आपको रहा था आपको 1757 से 60, और फिर रहा था 65 से 67 तक। उसका महत्व, उसके काल में किए गए कौन से काम थे महत्वपूर्ण, तो एक था आपका कि उसने बंगाल में द्वैत शासन, जो कि 1765 ईस्वी में, है ना, लागू किया था। और सेकंड दूसरा काम क्या था, तो उन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी, है ना। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत क्या किया था कि इलाहाबाद को अपने अंडर में क्या कर लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में उसको मिला लिया था। शाह आलम द्वितीय वहाँ के क्या थे, उस समय मुगल सम्राट थे। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो आता है, सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो बंगाल के अभी गवर्नर है, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ में जो बंगाल का गवर्नर आते हैं वो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जो थे वह क्या है, हेनरी वेंसिटॉट है, जो कि 1760 से 65 तक रहा था। आपको याद होगा कि 1757 से 60 तक कौन रहा, रॉबर्ट क्लाइव। फिर 60 से 65 कौन आ गया, आपका हेनरी वेंसिटॉट। ठीक है, उसके बाद फिर 65 से 67 तक फिर रॉबर्ट क्लाइव ही आ जाते हैं। तो फिर 67 से 69 ले फिर जो तीसरा रहेंगे वो कौन रहेंगे, हैरी बेरेलॉस्ट। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, जॉन कॉटियर, 1769 से 72 ले। ठीक है, तो इसके काल में उतना कुछ महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, जिसके कारण इन दोनों को उतना हम लोगों को पढ़ना नहीं है। उसके बाद जो मेन घटना आती है फ्रेंड, वो होती है आपका क्या, तो वारेन हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, वारेन हेस्टिंग के बारे में। तो ये इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था फ्रेंड, वो कितना था, तो वो आपका था 1772 से 74 ले, है ना। 1772 से 1774 ले। ध्यान रखना, यह जो था इस काल ले क्या रहा, 1772 से 1774 के बीच यह बंगाल का सिर्फ गवर्नर था। ठीक है, लेकिन इसी बीच में एक क्या होता है कि एक आपका आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना कि 1772 से 74 तक इसका कार्यकाल था। कौन, बंगाल के गवर्नर के रूप में जो था वह कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, कौन था, वारेन हेस्टिंग था। लेकिन इसी बीच में 1773 में एक क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, एक क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि जो भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर होगा, उस पोस्ट को क्या करो, चेंज करके उसी पोस्ट को क्या कर दो, यानी उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, और उसको ख़त्म करके ना, उसको क्या कर दो, उसको चेंज कर दो तुम बंगाल के गवर्नर जनरल में। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जो पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, वो अब बंगाल के क्या कहलाएंगे, गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो आप देखना यहाँ पर कि वारेन हेस्टिंग क्या रहा, 1772 से 74 तक क्या रहा, आपको बंगाल के गवर्नर रहा। लेकिन 1774 के बाद किस नियम के अंतर्गत, तो आप बोलोगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नियम के अंतर्गत। ठीक है, 1774 में लेकिन वो बना था, क्या बना, वही मतलब गवर्नर ही था, लेकिन उसको अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो आप देखोगे यानी कि 1774 में जो है वह क्या हो गया कि बंगाल के गवर्नर का जो पोस्ट था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और 1774 में बंगाल के गवर्नर समाप्त हो गया। ठीक है, तो क्या स्टार्ट कौन सा हुआ पोस्ट, तो गवर्नर जनरल। जब 1774 में बंगाल का गवर्नर समाप्त हो गया, तो उस समय कौन था आपका बंगाल का गवर्नर, तो आप बोलोगे कि वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि किसके समय में समाप्त हुआ, तो वारेन हेस्टिंग के समय में इस बंगाल का जो गवर्नर का पद समाप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो बंगाल के अंतिम गवर्नर होगा वो कौन होगा, तो आप बोलोगे कि वारेन हेस्टिंग होगा। ठीक, इस
इस वर्ड पर ध्यान देना। इसके पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर और अंतिम गवर्नर, अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात किया जाए तो वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अंतिम गवर्नर कौन बन गया, वारेन हेस्टिंग। और इसके बाद जो था पोस्ट समाप्त हो गया और फिर किसके पोस्ट आया, तो वह इसी पोस्ट को क्या कहा जाने लगा 1774 में बंगाल के गवर्नर जनरल। लेकिन किस नियम के अंतर्गत, तो आप बोलोगे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के नियम के अंतर्गत। यह नियम क्या था, तो यह एक ब्रिटिश, जो ब्रिटेन में जो राज करते थे ना, जो सरकार ब्रिटिश सरकार थी, वो वहाँ पर कंट्रोल करते थे भारत के जो सत्ता, बंगाल के जो क्या होते हैं सत्ता शासन होते हैं, शासन प्रणाली को कंट्रोल कहाँ से किया जाता था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार कंपनी भेजी थी, ठीक है, व्यापार करने के लिए। फिर बाद में वो क्या करे, कब्जा करने लगा। तो यहाँ का सब सारा, यहाँ पे जो गतिविधि होती थी वहाँ पे जाके क्या होती थी, ब्रिटेन में रिकॉर्ड होती थी, है ना। एक तरह से यहाँ से खबर भेजा जाता था, तो वहाँ से नियम बन कर आता था और यहाँ पे जो भी गवर्नर या गवर्नर जनरल बनते थे उनको फॉलो करते थे। ठीक है, तो 1773 के नियम के अनुसार 1774 में क्या हुआ था, इस बात को मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्या हो गया, अंतिम गवर्नर कौन बन गया, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो अब वारेन हेस्टिंग के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एक बार आप स्लाइड को पढ़ लीजिए अच्छा से। 1773 ईस्वी में, है ना, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके अनुसार बंगाल के गवर्नर का पद को क्या कर दिया, समाप्त करके अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जिसका कार्यकाल, और जिस इस नियम में कहा गया कि इसका कार्यकाल जो रहेगा वो कितना वर्ष रहेगा, 5 वर्ष रहेगा। ठीक है, तब वारेन हेस्टिंग को भी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आपको पहले भी बता चुका हूँ इस बात को। ठीक है, तो अंतिम गवर्नर तो होगा वारेन हेस्टिंग, इसी के समय में समाप्त हो गया और इसी के समय में शुरू हो गया गवर्नर जनरल का पद। तो क्या कहेंगे हम, इसको कह सकते हैं ना कि बंगाल का प्रथम गवर्नर क्या होगा, गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग ही कहलाएगा, क्योंकि इसी के समय में क्या हो गया, शुरू हो गया। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर का है तो वारेन हेस्टिंग, बंगाल के अगर प्रथम गवर्नर जनरल का है फिर भी कौन, वारेन हेस्टिंग। ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ से हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या हो गया, वारेन हेस्टिंग कब से कब तक रहा, तो 1774 से 1785 तक किसके रूप में बना रहा, गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है, लेकिन अगर पूछे आपसे कि बंगाल के अगर गवर्नर के रूप में कब से कब तक रहा, तो 72 से 74 तक। ओवरऑल पूछे तो 1772 से लेकर 1785 तक कौन रहा, वारेन हेस्टिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह क्या था। तो वारेन हेस्टिंग जो था फ्रेंड, वह क्या था कि आ गया था कब, 1750 ईस्वी में कलकत्ता में एक कंपनी, कलकत्ता में कंपनी के क्लर्क के रूप में आया था। ठीक है, यह जो है ना ब्रिटेन से 1750 ईस्वी में आ गया था। ठीक है, और अपनी क्षमता के कारण इसके अंदर इतना, यह बहुत ही, देखिए फ्रेंड, यह जो था ना बहुत टैलेंटेड पर्सन था। ठीक है, और अपनी क्षमता के कारण क्या था, कासिम बाजार का पहले अध्यक्ष बना, फिर बंगाल का गवर्नर बना और फिर क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक फ्रेंड, तो आप देख रहे हो कैसे कैसे क्या हुआ। अब उसके बाद क्या हो गया, यही चीज़ को फिर रिपीट किया हुआ है। ठीक है, अब इसने क्या किया, सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट काम था वह क्या किया कि इसने जो 1772 ईस्वी में द्वैत शासन प्रणाली, जिसे कौन लगाया था, आपको याद होना चाहिए कि इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो रॉबर्ट क्लाइव का जो मेन काम था वह क्या किया था, तो वह द्वैत शासन प्रणाली को लगाया था। उसको सबसे पहले क्या किया, यह समाप्त कर दिया, यानी कि यह बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, तो उसके बाद 1772 में ही क्या किया कि हर जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। जैसे 1772 में हर जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालत, यानी कि एक तरह से क्षेत्रीय क्या किया, अदालतों का यह निर्माण किया, जहाँ पे जैसे कोई भी मारपीट होता था तब पहले पंच सरपंच जैसे कोई अपने में सुलझा लेता था, लेकिन नहीं, एक अदालत की ने क्या किया, स्थापना कर दी। यानी जो भी मारपीट होगा ना वो क्या कर देगा, वो अदालत में जाएगा, अदालत में कोई हेड बैठेगा और उसको क्या कर देगा, सुनवाई कर देगा। चलिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है इसने क्या किया कि वारेन हेस्टिंग ने सरकारी कोषागार को क्या कर दिया, एक सेकेंड, हाँ, फिर इसने क्या किया कि सरकारी कोषागार था जो, ठीक ना, एक सेकेंड,
हाँ सर, वारेन हेस्टिंग ने सरकारी कोषागार को मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया, कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। यानी कि जो राजकीय कोषागार होते हैं, जैसे कि जो भी धन इकट्ठा किया हुआ, जैसे जमींदारी टैक्स वसूल कर, है ना, किसी भी तरह करके जो भी मतलब सरकारी कोषागार था, उसको क्या कर दिया, उसका मुख्यालय था मुर्शिदाबाद पहले, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के समय। तो इसने क्या किया, कलकत्ता लेकर चला गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या कहता है, कहता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। कब, तो 1774 में स्थापना की, जिसका अधिकार क्षेत्र क्या था, संपूर्ण बंगाल था। देखिए आप लोग को बार बार आ रहा होगा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, लेकिन 1774 में। तो बाबू आप लोग देखोगे कि रेगुलेटिंग एक्ट एक प्रकार का, समझो ना कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट एक प्रकार का नियम का ही नाम हो गया, 1773 भी एक प्रकार का क्या नाम है। तो इसी कानून के अंतर्गत इसमें लिखा हुआ था कि ये वो जो बंगाल में है ना, वहाँ पे तुमको क्या होना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना चाहिए, होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने उस नियम को फॉलो किया, और उसने क्या किया कि 1774 ईस्वी में, 1700 कितना ईस्वी में, 1774 ईस्वी में क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने स्थापना की। कहाँ पर, कलकत्ता में, जिसका अधिकार क्षेत्र, जैसे कि कोई ना कोई अधिकार रहेगा ना, हाँ, जैसे हम लड़ाई करेंगे, जैसे कहते हो ना बाबू कि आप जैसे वो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री मान लेते हैं बिहार के अगर मुख्यमंत्री हैं, तो उनका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक रहेगा, पूरे बिहार के ही ना देखेंगे। हाँ, कि वो तो झारखंड के, तो अगर झारखंड में कुछ अगर कुछ तो उस तरह का घटना होता है ना, तो झारखंड का जो भी विवाद होगा, वो तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं देखेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री देखेंगे, है ना। बिहार में जो भी घटना होगा उसको बिहार के मुख्यमंत्री देखेंगे। आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला देखिए, इनके समय में कुछ काम हुए, महत्वपूर्ण काम, जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला था। ठीक है, इन्हीं के समय में हुआ था, जिसमें सालाबाई की संधि, है ना, जिसमें क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1700 इसी के समय हुआ था, जिसमें सालाबाई की संधि हुई थी। जिसे कहने का मतलब है कि इनके समय में प्रथम आंग्ल मराठा यानी अंग्रेज और मराठा का युद्ध हुआ था। कब, 1772 में, जो 1775 से 82 के बीच में। जो यह युद्ध कब को किस संधि के किस संधि से समाप्त हुआ था, तो सालाबाई की संधि से। तो आपसे पूछता है कि सालाबाई की संधि कब हुआ था, तो आप बताओगे कि सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो आप बताओगे कि आंग्ल मराठा के बीच हुआ था, यानी अंग्रेज और मराठे के बीच हुआ था। ठीक है, और आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था प्रथम, तो आप बताओगे 1775 से 82 ईस्वी में। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी किनके समय में हुआ, इसी के समय में हुआ। कब, 1780 से 84 के बीच में, जिसमें कौन सी संधि हुई थी, मंगलौर की संधि हुई थी। क्योंकि यह 1774 से 85 तक रहा, तो इसके बीच में जो भी घटनाएं होगी वो इसी के समय में होगी। तो 1780 से 84, 1774 और 85 के बीच है कि नहीं है। इसमें क्या हुआ, आंग्ल मैसूर यानी कि अंग्रेज और मैसूर के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के बीच हुई, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि कब हुई थी, तो 1784 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या हो गया कि अब देखोगे कि 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा बनवाया गया था इन्हीं के टाइम में। क्योंकि 1774 से 85 के बीच में 1781 आता है, तो सारा का सारा घटना जो भी होगा इनके बीच में, इन्हीं के बीच में होगा। ठीक है, तो आगे क्या था, 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा बनाया गया था। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, 1782 में फिर क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जोनाथन डंकन, ये नाम याद रखिएगा आप। ठीक है, जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया। ठीक है, यानी कि इन्हीं के काम में जोनाथन डंकन नाम के एक व्यक्ति थे, जो बनारस में क्या किए, एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, चलिए फिर इसने क्या किया कि इसने मुगल सम्राट, ठीक है, मुगल सम्राट उस समय कौन थे, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब इलाहाबाद की संधि भी हुई थी 1765 ईस्वी में, तो उस समय भी शाह आलम द्वितीय ही थे, और इनके समय भी शाह आलम द्वितीय थी। तो जो इनको पेंशन मिलता था, ठीक है, उस पेंशन को क्या कर दिया, इसने बंद करवा दिया। कौन, वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट कौन थे, शाह आलम द्वितीय,
तो शाह आलम द्वितीय का मतलब ये तो शाह आलम दूसरा है, यानी शाह आलम फर्स्ट भी कोई होगा, है कि नहीं। तो शाह आलम फर्स्ट कौन होगा, तो यह जो था, देखिए यहाँ पे बहादुर शाह जफर जो औरंगजेब का पुत्र था उसे ही शाह आलम फर्स्ट कहा जाता था। ये तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, लेकिन इसके पहले शाह आलम फर्स्ट किसको कहा जाता था, तो शाह आलम फर्स्ट कहा जाता था बहादुर शाह जफर, यानी औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह जफर को क्या कहा जाता था, शाह आलम फर्स्ट कहा जाता था। ठीक है। अब देखिएगा कि 1784 ईस्वी में, 1700 कब कितना में, 84 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके टाइम पे ये जो घटना हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक क्या थे, सर विलियम जोन्स नाम के एक व्यक्ति थे जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कब की थी, 1784 ईस्वी में। अब ये कौन थे, है ना, सर विलियम जोन्स कौन थे, तो आप देखोगे यहाँ पे नोट में मैंने मेंशन कर दिया है कि 1783 में विलियम जोन्स क्या हुआ था, 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स को कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में बुलाया, जिसे जो 1781 में, इसके पहले हम लोग ने हमने बताया आपको कि 1774 ईस्वी में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो उसमें कोई ना कोई न्यायाधीश होंगे, है ना, तो वो पहला जो न्यायाधीश थे, ठीक है, वो पहले न्यायाधीश थे, शायद वो माइकल जेम्पी ऐसे करके कोई थे, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ न कोई कोई ना मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो सर विलियम जोन्स थे, ठीक है, सर विलियम जोन्स क्या थे, 1783 में क्या हुआ, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इन्हें बुलाया गया था, जो कि इन्होंने ही क्या किया, फिर बाद में आगे चलकर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये क्या था, तो एक लॉ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लॉ के क्या होते थे, पढ़ाई की जाती थी। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, इन्हीं के समय पर 1780 में, इन्हीं के समय पर क्या हुआ था, 1780 में बंगाल का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक क्या थे, जेम्स अगस्त हिकी, या जेम्स ए हिकी भी इनको बोला जाता है, जो कि कहाँ के थे, आयरलैंड के थे। यानी कि आपसे यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कि भारत का जो पहला समाचार पत्र है, पूछता है आपसे कि भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन है, तो आप बोलोगे कि बंगाल गजट। ठीक है, ठीक है। इनका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1780 में। किनके समय में हुआ था, तो आप बोलोगे कि 1774 से 85 के बीच में है कि नहीं, है ना। तो 1774 से 85 के बीच में जो भी घटनाएं होंगी किसके टाइम पे होगी, वारेन हेस्टिंग, यानी 1780 में कौन थे, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, तो आप बोलोगे वारेन हेस्टिंग, यानी कि किसके समय में, तो वारेन हेस्टिंग के समय में। ठीक है, जिसको संपादक यानी जिसकी कौन रचना किए थे, यानी कि पब्लिश कौन किए थे, तो आप बोलोगे जेम्स हेकी, कहाँ के थे, आयरलैंड के। ठीक है, चलिए इसके बाद इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना थी वह क्या थी, कि इनके समय में भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंसन ने किया था, जिसे वारेन हेस्टिंग ने ही क्या किया था, आश्रय दिया था। ठीक है, एक विलियम विल्किंसन नाम के क्यों थे, व्यक्ति थे, जिनको वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, आश्रय आश्रय दिया था। उन्होंने सबसे पहले भगवत गीता, है ना, जो कि क्या हिंदू का एक धार्मिक ग्रंथ है, उन्हें क्या किया था, सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था इन्हीं के टाइम में। ठीक है, अब अगला स्लाइड आता है कि 1784 ईस्वी में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। ठीक है, अब ये क्या था हम पढ़ेंगे आगे। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, है ना, जो कि क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करके नई एक्ट ब्रिटेन के पीएम विलियम पिट के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, यानी यह एक प्रकार का क्या था, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आई थी ना, तो उनमें कुछ कमियां थी किनके नज़र में, तो ब्रिटेन के जो रानी भेजी थी उन्हीं के नज़र में। ठीक है, तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक और नियम भेजा गया, कहाँ पर, भारत में। ठीक है, कहाँ पर भेजा गया, भारत में भेजा गया, कहाँ से, ब्रिटेन से। कौन, तो 1784, कब, तो 1784 में। उसका नाम क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट। आपसे पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो आप बोलोगे 1784 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कौन थे, तो पिट्स इंडिया एक्ट, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा, तो आप बोलोगे कि जो ब्रिटेन के पीएम थे वह विलियम पिट था, उन्होंने इस नियम को लाया। ठीक है, या उन नियम को दिया, उन्होंने उस नियम को भेजा यहाँ पर बंगाल में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के पास। ठीक है, तो इसलिए इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया
एक्स पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यह जो विलियम पिट थे, मात्र इतना टैलेंट है, मात्र 24 वर्ष की आयु में पीएम, ब्रिटेन के पीएम बन गए थे, ठीक है। 1783 ईस्वी में 24 वर्ष हो रहा था इनका, और इन्होंने क्या बन गया, यंगेस्ट पीएम वहाँ का एकदम पीएम बन गया। अब आप सोच सकते हो कि 24 वर्ष की उम्र में हम लोग क्या करते हैं, एक कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, ये जो है ना पीएम बन चुके थे वहाँ पर, और बनते बनते 83 में बने, और 84 में उन्होंने एक एक्ट को पारित भी कर दिया। बताइए कितना मतलब टैलेंटेड थे पर्सन, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे जो है वो आपको बोलता है कि पिट्स इंडिया एक्ट का, तो इसमें जो है ना जो भी नियम थे, है ना, तो उस नियम का क्या किया, वारेन हेस्टिंग को अच्छा नहीं लगा। कुछ नियम तो उसमें बनाए गए जो कि वारेन हेस्टिंग को क्या हो गया, अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, उस नियम को क्या किया, विरोध किया, और अंततः 1784 में आया था, 1785 में यह इंग्लैंड चले गए। कौन, वारेन हेस्टिंग, इनका विरोध किए और बोले कि नहीं हम इस नियम पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। और अंततः क्या किए, यह इंग्लैंड चले गए, ठीक है। अब वो इंग्लैंड तो चले गए, लेकिन इंग्लैंड जाने पर क्या हुआ, बेचारे के वहाँ पे भी इन्हें क्या था, सुकून नहीं था। वहाँ पे जैसे ही गए तो यह एक वहाँ का व्यक्ति था एडमंड बुर्क, ठीक है, उनके द्वारा वारेन हेस्टिंग पर 1785 में जैसे ही वहाँ पर ही गए, वहाँ पर क्या लगाया गया, महाभियोग इन पर लगाया गया। महाभियोग के बारे में आप लोग जानते हो क्या होता है, कि वहाँ पे भी गए तो वहाँ पे क्या हो गया, कोई ना कोई पोस्ट पे होंगे, उनको हटाने के लिए यहाँ पे महाभियोग लगा, ठीक है। लेकिन 1795 में यह क्यों लगा था, कि भारत में कुछ काम किए थे, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के लोगों को क्या था, वो पसंद नहीं था, इसलिए इन पर क्या किया गया, महाभियोग लगाया गया ब्रिटेन में। किसके द्वारा, एडमंड बुर्क के द्वारा, ठीक है। लेकिन 1795 यानी कि 1785 में लगा, और 1795 में वो सभी आरोपों से क्या हो गए, बरी हो गए, ठीक है। यानी वो भी अपना सबूत जुटाए कि नहीं, जो भी आप बोल रहे सोच रहे हैं या जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो क्या है, गलत है, अपने आप को साबित कर दिए कि नहीं हम सही हैं, और सभी आरोपों से क्या हो गए, वो बरी हो गए। चलिए, अब वारेन हेस्टिंग के बाद जब 85 में वो गए, वो तो अपने मन मतलब क्या बोलते हैं, उनका कार्यकाल तो समाप्त नहीं हो रहा था, है ना। वो विरोध करके, पिट्स इंडिया एक्ट का क्या करके, विरोध करके न चले गए थे। तो उनके बाद टेम्पोररी रूप से यानी अस्थायी रूप से क्या 85 86 तक कौन रहे, 85 में गए, 85 में गए, है ना। तो 85 से 86 तक फिर उनके जगह पर अस्थायी रूप से यानी जो टेम्पोररी रूप से कौन उनका जगह पर रहने लगे, जॉन मैकफर्सन को गवर्नर वहाँ पे जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में एक और थोड़ा सा घटना आप याद रखोगे, उतना मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि वही टैक्स वसूलने पर आधारित एक प्रकार का नियम था, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी। अब क्या हो गया, जॉन मैकफर्सन आपको बता दिए कि टेम्पोररी रूप से ये रहे थे। उनके बाद दूसरा गवर्नर जनरल जो होगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। इसके बारे में हम अगले